आज हम लोग डिस्कस करेंगे अकबर की आज हम लोग डिस्कस करेंगे मुग़ल कालीन भू राजस्व व्यवस्था के बारे में अकबर के विशेष संदर्भ में। टुडे आई विल डिस्कस ऑन लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मुगल्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू अकबर। जैसा कि हमने लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किया था शेरशाह सूरी के लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उससे आगे अगर हम बढ़ कर के देखते हैं तो सबसे पहले बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुग़ल डायनेस्टी इन इंडिया। बाबर भारत में मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक था और उसके काल में सिकंदर लोदी वंश के काल में जो राजस्व सिस्टम था वही चला आ रहा था, कोई नया परिवर्तन नहीं हुआ। हुमायूं के काल में भी हम वही चीज़ देखने को मिलता है। शेरशाह सूरी के भू राजस्व के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में हम आपको बताना चाहेंगे कि शेरशाह सूरी के काल में जो नया एक मेजरमेंट जो सिस्टम था इंट्रोड्यूस्ड हुआ था वह था जाप्ती सिस्टम, जिसमें हमने आपको बताया था जिसमें भूमि की पैमाइश की जाती थी और उत्पादन क्षमता के आधार पर कुल उत्पादन का 1/3 राजस्व वसूल किया जाता था। और इसके अलावा इसके लिए शेरशाह सूरी ने लैंड को 3 कैटेगरीज में विभाजित किया था, उत्तम, मध्यम और निम्न, वेस्ट, मीडियम एंड लो। और प्रत्येक जो उत्पादन जो लगान निर्धारित किया गया था वह बीघों में किया गया था। प्रत्येक बीघा 3600 वर्ग गज का था। ईच बीघा वाज 3600 स्क्वायर गज। प्रत्येक बीघा जो था वो 3600 वर्ग गज का था। तो और जो मापने के लिए जो उसने पैमाना लिया था वह गज-ए सिकंदरी था, जो सिकंदर लोदी के समय में प्रारंभ किया गया था और शेरशाह सूरी ने उसको ही मानक बनाया था। ही मेजर्ड द लैंड ऑफ हिज एम्पायर बाय गज-ए सिकंदरी। तो अकबर के काल में नया क्या परिवर्तन हुआ, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अकबर कालीन जो भू राजस्व व्यवस्था थी वह देखा जाए तो मूलतः शेरशाह सूरी के ही भू राजस्व व्यवस्था पर आधारित थी। द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ अकबर वाज बेस्ड ऑन शेरशाह सूरी। अब इस दृष्टि से देखें तो सबसे पहले हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि लगान का निर्धारण जो होता था उसकी पद्धति, उसका सिस्टम कौन कौन सा था। अकबर के काल में भी जो जाप्ती प्रणाली शेरशाह सूरी के काल में प्रचलन में थी वह कंटिन्यूड रही। अकबर के काल में भी जाप्ती प्रणाली का प्रचलन था। जाप्ती प्रणाली का मतलब ये था कि भूमि की पैमाइश की जाती थी और उसकी उत्पादन क्षमता के आधार पर लगान, कुल उत्पादन का 1/3 लगान वसूल किया जाता था। द लैंड रेवेन्यू वाज बेस्ड ऑन मेजरमेंट एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, 1/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। अब जो पैमाइश की जाती थी वह बीघा में की जाती थी। ईच बीघा वाज 3600 स्क्वायर गज। प्रत्येक बीघा जो होता था वह 3600 वर्ग गज का होता था और एक बीघा जो होता था का 20वां हिस्सा आपका बिस्वा कहलाता था, यानी कि 1 बिस्वा इक्वल टू 100 स्क्वायर गज, 20 बिस्वा इक्वल टू 1 बीघा एंड 1 बीघा वाज 3600 स्क्वायर गज। एक बीघा में 3600 वर्ग गज होता था और एक बिस्वा आपका 20 बिस्वा जो होता था वह 1 बीघा कहलाता था। यानी कि जो लगान का निर्धारण किया जाता था वह बीघों में किया जाता था, यानी 1 बीघे की पैमाइश की जाती थी और उस बीघे में
जो 36 वर्ग गज का होता था, उसकी जो उत्पादन क्षमता होती थी उसके आधार पर कुल उत्पादन का 1/3 लगान निर्धारित किया जाता था। अर्थात जाप्ती प्रणाली में भूमि की पैमाइश बीघों में की गई, इसके लिए गजे सिकंदरी का प्रयोग किया गया और फिर उस पूरे लैंड की प्रोडक्शन वैल्यू निकाली गई, फिर उसकी कुल उत्पादन क्षमता का 1/3 राजस्व निर्धारित किया जाता था। इसको हमने इसके पहले भी शेरशाह सूरी के समय में भी डिटेल में बताया था और अकबर के समय में भी यह सिस्टम जारी रहा था। बस नया जो प्रयोग हुआ था वह ये हुआ था कि भूमि के मापन के लिए जो गजे सिकंदरी का प्रयोग किया गया था अकबर शेरशाह सूरी के काल में, अकबर के भी काल में गजे सिकंदरी का जो मानक होता था वो पहले होता था, उसको मापते कैसे, किसी चीज़ से तो मापेंगे ना, तो पहले शेरशाह सूरी के समय में उसको सन की डंडी से नापा जाता था, एक तरीके से रस्सी जिसको कह सकते उससे मापा जाता था, या पैर के जंप करते हुए पैर के उसके नापा जाता था। बट अकबर ने उसकी जगह लोहे की जरीब का प्रचलन प्रारंभ किया। यह एक नया एक्सपेरिमेंट था अकबर के काल का कि अकबर स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ आयरन सिल्ट इंस्टेड ऑफ रोप फॉर द मेजरिंग ऑफ लैंड। अकबर ने रस्सी की जगह लोहे की जरीब का प्रचलन प्रारंभ किया और यह लोहे की जरीब से ही गजे सिकंदरी के रूप में गजे सिकंदरी पैमाने पर उसको मापा जाता था। तो ये आपकी जाप्ती प्रणाली थी और इसमें अकबर ने जो नया संशोधन यह किया कि अकबर ने कोशिश की, he always tried to खालसा जागीर लैंड कन्वर्टेड इनटू खालसा लैंड। जो सरकारी लैंड खालसा थी उसके लिए हमेशा प्रयास किया कि जो जागीर लैंड है या अधिक से अधिक जो भी लैंड है वह खालसा लैंड में, सरकारी लैंड में परिवर्तित किया जा सके। इसके लिए अकबर ने करोड़ी नाम के अधिकार 182 किरोड़ीज़ की नियुक्ति करी थी। जो पूरे खालसा जो उसका हिस्सा था, सरकारी हिस्सा था, क्षेत्र था, उसमें 182 किरोड़ीज़ की नियुक्ति की थी। ही अपॉइंटेड 182 करोड़ीज़ इन खालसा लैंड। खालसा साम्राज्य में 182 करोड़ी की नियुक्ति की थी, जिनका मूल कार्य होता था कि अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम का रेवेन्यू कलेक्ट कर सके, है ना। 1 करोड़ दाम जो वर्तमान का आपका 2,50,000 रुपये के बराबर था। इसके लिए अकबर ने खालसा लैंड में अपने साम्राज्य में 182 किरोड़ीज़ की नियुक्ति की थी। दूसरा जो परिवर्तन किया था अकबर ने, जो हम ये देखते हैं कि शेरशाह सूरी ने जैसे बीघे में पैमाइश कराई और उसको जो है उसने लैंड को उत्तम, मध्यम और निम्न 3 कैटेगरीज़ में उसने डिवाइड कर दिया था। शेरशाह डिवाइडेड द लैंड ऑफ हिज एम्पायर इन 3 कैटेगरीज, बेस्ट, मीडियम एंड लो। बट अकबर divided the land of his empire on the basis of production into 4 categories। अकबर ने अपने साम्राज्य की भूमि का जो विभाजन किया 4 भागों में, उसका आधार उपज था। उपज के आधार पर, उत्पादन के आधार पर उसने अपने साम्राज्य की भूमि को 4 भागों में विभाजित किया। यानी उत्तम, मध्यम, निम्न की जगह उसका जो आधार था वह उपज था, उत्पादन क्षमता थी। उत्पादन के आधार पर अकबर ने साम्राज्य की भूमि को 4 भागों में विभाजित किया। वह था पोलज, परती, चांचर और बंजर। पोलज, परती, चांचर और बंजर।
पोलज वह लैंड होती थी जो सर्वाधिक फर्टिलाइज्ड होती थी। परती वह लैंड होती थी जिसको एक फसल बोने के बाद से उसको एक वर्ष के लिए दूसरी फसल के बीच गैप कर दिया जाता था। छाछर वह लैंड होती थी जिसमें 2 से 3 वर्षों के अंतराल पर खेती की जाती थी। और बंजर वह लैंड होती थी जिस पर 5 वर्षों के बाद खेती की जाती थी। अर्थात एक प्रकार से वह अनुपजाऊ भूमि होती थी, बंजर भूमि होती थी, जिस पर खेती किया जाना संभव नहीं होता था। इस प्रकार से अकबर ने उत्पादन क्षमता के आधार पर अपने साम्राज्य की भूमि को 4 भागों में विभाजित किया था: पोलज, परती, छाछर और बंजर। पोलज वह लैंड होती थी जो सर्वाधिक उपजाऊ होती थी, हमेशा उस पर कृषि की जा सकती थी। परती वह लैंड होती थी जो एक फसल के बाद रोक दिया जाता था, गैप दिया जाता था उपजाऊ और अधिक भूमि को उर्वरा प्रदान करने के लिए। छाछर जिसमें 2 से 3 वर्षों के अंतराल के बाद खेती की जाती थी। और जो बंजर लैंड होती थी जिसमें 5 वर्षों के अंतराल पर खेती की जाती थी। अब यही नहीं अकबर रुका, इसने पोलज और परती लैंड को 3 भागों में विभाजित किया। अकबर डिवाइडेड पोलज एंड परती लैंड इनटू 3 कैटेगरीज: वेस्ट, मीडियम एंड लो, उत्तम, मध्यम और निम्न। और इन दोनों ही पोलज और परती की लैंड जो थी, इसको उसने भूमि की पैमाइश कराई और उसकी उत्पादन क्षमता के आधार पर कुल उत्पादन का 1/3 लगान निर्धारित किया। अर्थात जहां शेरशाह सूरी ने पूरे खालसा लैंड को साम्राज्य की 3 भागों में डायरेक्ट विभाजित कर दिया था, उत्तम, मध्यम, निम्न, वहीं अकबर ने पहले भूमि को पोलज, परती, छाछर, बंजर में विभाजित किया। और पोलज और परती लैंड को उसने 3 कैटेगरीज में फिर विभाजित किया। ही डिवाइडेड पोलज एंड परती लैंड इनटू 3 कैटेगरीज: मीडियम, बेस्ट, मीडियम एंड लो, उत्तम, मध्यम और निम्न। अब इसमें पोलज और जो परती लैंड थी, इसमें जो है वह भूमि की पैमाइश और उत्पादकता के आधार पर 1/3 लगान उसने वसूल किया। द लैंड रेवेन्यू वाज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मेजरिंग एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड 1/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, है ना। तो अकबर ने अब जो छाछर लैंड थी, छाछर लैंड में जो कम उपजाऊ वाली लैंड थी, उसमें उसने ये किया कि पहले वर्ष कुल उत्पादन का 2.5, दूसरे वर्ष 3.5, तीसरे और चौथे वर्ष 4.5 और 5वें वर्ष सामान्य भू राजस्व की दर यहाँ पर वसूल की जाती थी, क्योंकि इसके पहले उत्पादन नहीं होता था। तो इसलिए पहले वर्ष क्या किया, कुल उत्पादन का 2.5, दूसरे वर्ष 3.5, तीसरे और चौथे वर्ष 4.5 राजस्व निर्धारित किया कुल उत्पादन का। लेकिन 5वें वर्ष की सामान्य खेती होती थी, इसलिए उसने सामान्य राजस्व यानी भूमि की पैमाइश और उत्पादकता के आधार पर कुल उत्पादन का जो 1/3 लगान निर्धारित किया जाता था, वही 1/3 लगान यहाँ पर छाछर भूमि में आफ्टर 5 इयर्स के बाद लागू किया गया। अब परती लैंड में भी यही स्थिति थी, पहले कम, उसके बाद थोड़ा अधिक, बट आफ्टर 5 इयर्स सामान्य राजस्व वसूल किया जाता था। तो इस प्रकार से अकबर के काल में जो जाप्ती सिस्टम था, उसमें यह निम्नलिखित जो अभी हमने डिस्कस किया, यह परिवर्तन हुआ था।
यानी कि भूमि की पैमाइश इसमें भी की जाती थी, उत्पादन क्षमता देखी जाती थी, कुल उत्पादन का 1/3 जो लगान वसूल किया जाता था वह पोलज और प्रति लैंड से वसूल किया जाता था, और जो छाछर और बंजर लैंड थी वह 5 वर्षों के बाद भी सामान्य 1/3 ही वसूल किया जाता था। बट उसके पहले छाछर लैंड में पहले वर्ष 2.5 कुल उत्पादन का, दूसरे वर्ष 3.5, तीसरे और चौथे वर्ष 4.5 लगान वसूल किया जाता था। बट आफ्टर 5 इयर्स, है ना, सामान्य राजस्व की दर से लगान वसूल किया जाता था। इसी तरह से बंजर लैंड में भी पहले कम, थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा, बट आफ्टर 5 इयर्स बिल्कुल सामान्य दर से राजस्व की वसूली की जाती थी। ये था अकबर के काल की जाप्ती प्रणाली, और अकबर ने इसमें जो मूल संशोधन किया वह यह किया कि गज ए सिकंदरी का तो प्रचलन उसने जारी रखा ही रखा 1588 तक, 1588 तक, बट ही रिप्लेस्ड गज-ए सिकंदरी एंड इंट्रोड्यूस्ड गज-ए इलाही इन 1588। अकबर ने गज-ए सिकंदरी की जगह गज-ए इलाही का प्रचलन प्रारंभ किया 1588 में। इसके पहले 1588 के पहले तक गज-ए सिकंदरी की से ही भूमि की पैमाइश की जाती थी। He measured the land of his empire by गज-ए इलाही in from 1588। 1588 से गज-ए इलाही का प्रचलन प्रारंभ किया। The difference was गज-ए इलाही and the ratio of गज-ए सिकंदरी and गज-ए इलाही was 39 and 41, यानी जो 39 अंगुल का होता था गज-ए सिकंदरी, गज-ए इलाही जो था 41 अंगुल का था। तो इस प्रकार से अकबर ने इसमें रस्सी की जगह लोहे की जरीब से नापने की प्रथा प्रारंभ करी। इसी तरह से गज-ए सिकंदरी की जगह गज-ए इलाही का प्रचलन प्रारंभ किया। तो अकबर के काल में ये महत्वपूर्ण परिवर्तन हम देखते हैं जो शेर शाह सूरी के काल से थोड़ा सा अलग था। अब जो नया परिवर्तन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्रांतिकारी, रिवोल्यूशनरी माना जाता था वह ये था आईने दहशाला। आईने दहशाला के बारे में ये कहा जाता है कि टोडरमल वाज द वज़ीर ऑफ अकबर एंड ही सजेस्टेड न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम आईने दहशाला। आईने दहशाला का मतलब हुआ 10 वर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था, 10 इयर्स सेटलमेंट सिस्टम। चूँकि टोडरमल ने सजेस्ट किया था इसलिए इसे टोडरमल बंदोबस्त व्यवस्था या टोडरमल सेटलमेंट सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, जिसे अकबर ने 1580 में प्रारंभ किया था। अबुल फजल की आईने अकबरी में यह विवरण हमें प्राप्त मिलता है कि अकबर ने अपने शासनकाल के 10 वर्षों की दस्तूरुल अमल नियम पुस्तिका तैयार की, जिसमें 1571 से लेकर के 1580 तक के बीच की भूमि की पैमाइश, उसकी उत्पादन क्षमता और लगान की जो दर थी उसको उसने निकाला। प्रत्येक वर्ष की जो भूमि की पैमाइश की गई थी, जो लगान निर्धारित किया गया था और जो उत्पादन क्षमता थी उसको उसने कैलकुलेट किया 1571 से लेकर के 1580 तक। और इन 10 वर्षों की जो मानक था, जो योग था, जो जोड़ने के बाद से इन 10 वर्षों के कुल उत्पादन और जो राजस्व की दर था, इसको उसने भू राजस्व की जो दर थी उसको जोड़ करके उसका औसत निकाला गया, और जो औसत आया वही औसत उस वर्ष का वार्षिक नगद राजस्व दर निर्धारित किया गया।
अर्थात इसको इस तरीके से समझिए कि जैसे 10 वर्ष का भू राजस्व निकालना है, 1571 से 1580 तक की प्रत्येक वर्ष की उसने भू राजस्व की दर और जो उत्पादन क्षमता था उसकी गणना कराई और दस्तूरुल अमल नियम पुस्तिका तैयार कर दिया। इसके मतलब ये हुआ कि जैसे 1571 में हमें मान लें कि कुल उत्पादन हुआ आपका 100 और उस 100 का 1/3 उसने लगान निर्धारित किया, मतलब ये हुआ 33, यानी हम 33 मान ले कि राजस्व हमारा आ रहा है टोटल 1571 में। 1572 में फिर इसी तरह से देखा जाए तो मान लीजिए कि कम हो गया, 50 हो गया और 50 का 1/3 निकाल लीजिए, 15 हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर कुछ और हुआ, 200 हुआ, 200 का 1/3 निकाल लीजिए, किसी वर्ष 150 हुआ, 150 का 1/3 निकाल लीजिए, किसी साल 4 हुआ, 400 हुआ, उसका 1/3 निकाल लीजिए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि प्रत्येक वर्ष की जो उत्पादन क्षमता थी और जो भूमि की पैमाइश की गई बीघों में, उसकी जो उत्पादन क्षमता थी और उसकी जो लगान की जो दर थी उसको निकाला गया और उसको फिर प्रत्येक वर्ष का जो मानक था निकालने के बाद से उसको 10 से विभाजित किया गया। यानी कि 10 वर्षों में मान लीजिए कि टोटल हो रहा है जो भू राजस्व वह हो रहा है 200 जोड़ने के बाद से प्रत्येक वर्ष था 1571 से लेकर के 1580 का 200 हो रहा है। ये टेंटेटिव है। अब 200 को हमने 10 से डिवाइड किया है ना, मतलब औसत निकालने के लिए, तो कितना आया 20। वह यह 20 ही अब क्या कहलाएगा कि 1580 का वार्षिक नगद राजस्व की दर अकबर ने निर्धारित कर दिया। यानी कि पिछले 10 वर्षों का औसत निकाला जाता था उपज का और राजस्व का, और जो होता था जोड़ उसका 10 से विभाजित कर दिया जाता था उसको, और जो आता था वही वार्षिक नगद राजस्व कहलाता, दर निर्धारित किया जाता था। सबसे बड़ी बात ये नगद रूप में निर्धारित किया जाता था। अब बात यहाँ पर आ गई कि 1580 में निर्धारित कर दिया, 1581 में क्या होगा? तो इसके लिए क्या होगा, जैसे जैसे हम एक एक साल बढ़ते जाएंगे तो पिछला जो रिकॉर्ड था एक साल का जहाँ से शुरू किया था उसको हम माइनस कर देंगे और जो नया जोड़ा गया वह उसको प्लस कर देंगे। तो इस तरह से फिर 10 वर्ष का जोड़ लिया और औसत निकालने के लिए उसे 10 से विभाजित कर दिया, जो आया वही उस साल का वार्षिक नगद राजस्व हो गया, दर हो गया। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि यह किसान को भी पता होता था कि हमें अगली साल कितना नगद राजस्व का भुगतान करना है, अधिकारियों को भी ये पता रहता था कि हमें कितना नगद राजस्व की वसूली करनी है, और सरकार को भी ये पता रहता था कि हमें कितना राजस्व की प्राप्ति होगी। तो यह एक बहुत बड़ा जो है लाभ हुआ था, क्योंकि इसमें ये देखा जाता था कि जो अनाज का जो लगान का भुगतान पहले अनाज के रूप में और नगद रूप में होता था, तो जो अनाज था अगर कोई अगर उसको नगद रूप में देना चाहता था तो उसकी फसल जो रेट थी, जो क्रॉप रेट लिस्ट थी या जो मस्टर्ड था उसको देखना पड़ता था, तब उसका फिर नगदी रूप निकाल करके फिर सरकार, तो इस तरह से सरकार को भुगतान किया जाता था। इस तरह से काफ़ी टाइम टेकन होता था, किसानों को भी दिक्कत होती थी और वसूल करने वाले अधिकारियों को भी दिक्कत होती थी। अब अकबर के काल में यह सिस्टम जब आईने दहसाला में आया तो इसका वार्षिक नगद ही रूप में वसूल किया जाता था। वार्षिक नगद का मतलब यही हुआ कि 10 वर्षों का औसत निकाला गया, जो औसत आया उसका 1/3 उसका जो है वार्षिक नगद राजस्व निर्धारित कर दिया गया। जैसे अभी हमने आपको उदाहरण देकर के बताया कि मान लीजिए 1571 में राजस्व की जो दर थी वह 30 थी,
1500 भूमि की पैमाइश और उत्पादकता के बाद कुल उत्पादन का 1/3 निकाला गया तो वह 50 आया। फिर नेक्स्ट ईयर निकाला गया तो 60 आया। फिर नेक्स्ट ईयर निकाला गया तो 70 आया। फिर नेक्स्ट ईयर निकाला गया तो 80 आया। फिर नेक्स्ट ईयर निकाला गया तो 40 आया। इस तरह से मान लीजिए टेंटेटिव है, 10 वर्षों का निकाला गया, मान लीजिए 200 टोटल जोड़ करके आया, प्लस 10 से आप उन्हें उसको विभाजित कर दिया, फिर वह 20 आया। वही 20 क्या हुआ उस साल का 1580 में वही वार्षिक नगद राजस्व निर्धारित किया गया। नेक्स्ट ईयर का निकालने के लिए क्या हुआ, जहाँ से बिगनिंग हुआ था वहाँ वह माइनस हो जाएगा, फिर नेक्स्ट जो इस साल इम्प्लीमेंट किया गया था उसको हम जोड़ देंगे तो आपका फिर औसत निकाल लेंगे तो जो आएगा वही वार्षिक नगद राजस्व हो जाएगा। तो यह एक बहुत बड़ा अच्छा फैक्टर था जो अकबर के काल में हमें दिखाई पड़ता है। अकबर के काल में जैसा अभी हमने आपको जिक्र किया था कि अकबर के काल में भी जो प्रत्येक जो लैंड का जो बीघा था वह भूमि की पैमाइश के लिए 3600 वर्गज था, है ना, और इच बीघा वाज 3600 स्क्वायर गज। और गज इलाही का प्रचलन 1588 में प्रारंभ किया। ही स्टार्टेड द मेजर्ड ऑफ लैंड हिज एम्पायर फ्रॉम गजे इलाही। तो इन 1588 में प्रारंभ किया था उसने। तो ये मूल रूप से लोहे के रस्सी की जगह जरीब का प्रचलन प्रयोग किया था। ये नया एक्सपेरिमेंट था अकबर के काल में, और आईने दशशाला एक नया था। तो इसके अलावा ये दो के अलावा जो पुरानी प्रचलित प्रणाली थी बटाई सिस्टम, वह भी जारी थी। बटाई का मतलब होता था खेत बटाई, लॉक बटाई एंड रास बटाई, है ना। बटाई जो था वो 3 भागों में विभाजित थी। बटाई सिस्टम वाज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, खेत बटाई, लॉक बटाई एंड रास बटाई। खेत बटाई में खेत में फसल बोने के उपरांत ही किसान और सरकार के बीच हिस्सा, लगान का हिस्सा निर्धारित कर दिया जाता था। लॉक बटाई में जब खड़ी फसल होती थी तो उसके बाद निर्धारित कर दिया जाता था। इसके बाद जब आपकी रास बटाई में जब खलिहान में फसल लाया जाता था, उसके बाद जब अनाज अलग कर लिया जाता था तब सरकार का हिस्सा निर्धारित किया जाता था। यह बहुत ही पुरानी प्रचलित प्रणाली थी जो एंशिएंट पीरियड से चली आ रही थी और सल्तनत काल में भी जारी थी और अकबर के काल में भी यह जारी रही। आगे भी मुग़ल काल के अन्य बादशाहों के समय में यह सिस्टम जारी रहा। कनकूत जो सिस्टम था, कनकूत सिस्टम में जो राजस्व का निर्धारण किया जाता था वह उत्पादन वाली लैंड की ही केवल पैमाइश की जाती थी, है ना। इसमें जो उत्पादित जो लैंड थी उसकी पैमाइश की जाती थी, मतलब कि जो प्रोडक्शन वाली लैंड होती थी उसी लैंड की पैमाइश मेजरमेंट किया जाता था। और जो लगान का निर्धारण किया जाता था वह अनुमान के आधार पर किया जाता था, यानी उपज वाली भूमि की पैमाइश की जाती थी, फिर लगान उपज का अनुमान लगा करके लगान का निर्धारण किया जाता था। अब नस्क सिस्टम क्या था? नस्क सिस्टम में न तो भूमि की पैमाइश की जाती थी और न ही उसकी उत्पादन क्षमता देखी जाती थी, हैं, न तो लैंड का मेजरमेंट कराया जाता था और न ही लैंड की प्रोडक्शन वैल्यू देखी जाती थी, बल्कि जो पिछला रिकॉर्ड होता था लेखपाल के या पटवारी के रजिस्टर में उसी को आधार मान करके लगान का निर्धारण किया जाता था। नस्क सिस्टम जो था वह मूल रूप से आपका बंगाल, काठियावाड़, गुजरात और कश्मीर में लागू किया गया था। तो लगान निर्धारण की मूल जो पद्धति थी, सिस्टम था, वह यही 4 था: जाप्ती सिस्टम, आईने दहसाला सिस्टम, बटाई सिस्टम, कनकूत सिस्टम
और नस्क सिस्टम। इसी के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था अकबर के काल में, और आगे भी चल कर के इसको लागू किया गया था। अब बात ये उठती है कि लगान का भुगतान कैसे किया जाता था। देखिए, लगान का जो भुगतान होता था वह अनाज के रूप में और नगद दोनों ही रूपों में किया जाता था, लेकिन आईने दशसाला में जो राजस्व का निर्धारण होता था वह नगद रूप में वसूल किया जाता था, नगद निर्धारित किया जाता था। यह सबसे बड़ा एक लाभ था अकबर के काल में, और अकबर को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। अब वसूल कौन करता था? तो आमील और अमलगुजार, और जो था आपके गांव में जो था वह जो लेखपाल और पटवारी जो निर्धारित करता था, जो उसके रजिस्टर में मानक होता था उसके आधार पर निर्धारित किया जाता था। तो इस तरह से आमील मूल रूप से राजस्व की वसूली करते थे, और जो लगान वसूल किया जाता था इसके लिए जो शेरशाह सूरी के काल में जो पट्टा और जो कबूलियत नामा जो प्रचलन में आया था वह अकबर के काल में भी जारी रखा था। पट्टा का मतलब ये होता था जिसमें सभी प्रकार के आंकड़े, विवरण, डिटेल्स दिए गए होते थे जो सरकार के द्वारा किसानों को प्रदान किया जाता था, जिसमें उनकी लैंड, उनका एरिया, उनकी प्रोडक्शन वैल्यू, उसमें सरकार के द्वारा निर्धारित की गई राजस्व की दर, सारे डिटेल्स आंकड़े उसमें दिए गए होते थे। और उसके बदले में किसानों द्वारा सरकार को कबूलियत पत्र प्रदान किया जाता था। एक प्रकार का यह स्वीकृति एक्सेप्टेंस लेटर होता था कि मुझे यह मंजूर है, कबूल है शब्द का प्रयोग जो किया जाता था वह यहाँ पर उसी से बना हुआ है। कबूलियत नामा उर्दू का लफ्ज़ है, और इसलिए पट्टा और कबूलियत जो कबूल किया गया कि हमें यह स्वीकार्य है, यह सिस्टम इसमें था। इसके अलावा अगर हमें देखा जाए तो इसमें किसानों को क्या सुविधाएं प्रदान की जाती थी, जैसा पहले ही हमने आपसे जिक्र किया था कि किसानों को प्राकृतिक आपदा के समय या फसल सामग्री के नष्ट होने पर किसानों को सुविधाएं प्रदान की जाती थी। किसानों को तकावी ऋण प्रदान किया जाता था, यानी अग्रिम ऋण प्रदान किया जाता था जो ब्याज मुक्त होता था। जैसे शाहजहां ने दक्षिण भारत में दुर्भिक्षा काल, फेमाइन पड़ने पर क्या किया था, उसने लगान माफ़ कर दिया था। इवन औरंगजेब जो काफ़ी डिस्प्यूट माना जाता था, उसके काल में माना जाता है कि जब 1688 में दक्षिण भारत में जब दुर्भिक्ष पड़ा था तो उसने उस समय जजिया और अन्य टैक्स माफ़ कर दिया था। और 1704 में तो हैदराबाद में उसने पूरी तरह से जजिया टैक्स माफ़ कर दिया था। तो ये चीज़ हमें देखने में आता है कि जो बादशाह होते थे वे किसानों के लिए ज़रूर सुविधाएं प्रदान करते थे, उनके लिए सिंचाई की, पानी की व्यवस्था करते थे। नहर के द्वारा सिंचाई होती थी, कुओं के द्वारा सिंचाई होती थी, रहट का प्रयोग किया जाता था, और जो था प्राकृतिक आपदा आने पर उनको सुविधाएं प्रदान करी जाती थी, उनके ऋण माफ़ कर दिए जाते थे, अग्रिम ऋण तकावी प्रदान किया जाता था उनको, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा किसानों को सुविधाएं दी गई, और कोशिश ये की गई कि राज्य का विकास हो सके, कृषि की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो सके। इसके लिए जो शेरशाह सूरी ने प्रयास किया, जो अकबर ने प्रयास किया, वह क्रांतिकारी था, इसमें कोई शक नहीं। और इनके द्वारा किए गए सुधार आगे चल कर के अन्य बादशाहों के लिए एक आधार का काम किए थे। ठीक है, हाँ, अब आपको समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है? मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है? हेलो, हेलो, समझ में आया?